नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा करेगा 75 जगहों पर नमो युवा रन का आयोजन। नमो युवा रन टी शर्ट का हुआ लॉन्च। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने किया अभूतपूर्व विकास। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद भवन परिसर में आज से भाजपा सांसदों की कार्यशाला। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। 2 दिवसीय कार्यशाला में होंगे 4 सत्र। आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरी कांग्रेस। बिहार को लेकर बयान पर भड़की भाजपा। कहा, एसआईआर के कारण कांग्रेस और गांधी परिवार में निराशा का माहौल। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में पंजाब में बढ़ रहे मतांतरण पर हुई चर्चा। बंगाल में घुसपैठ को रोकने की अहमियत पर भी व्यक्त की गई चिंता। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया की 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भाजपा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन का आयोजन करेगी। इसके तहत 17 सितंबर को देश के 75 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हर लोकेशन पर 10 से 15 हजार युवा भाग लेंगे। इस तरह एक साथ करीब 10 लाख लोग नशा मुक्त भारत थीम के तहत दौड़कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर आज एक विशेष कार्यक्रम में नमो युवा रन टी शर्ट को भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। 11 साल के मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नमो युवा रन पर युवाओं को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को देश की संस्कृति और मिट्टी से जोड़ना है। दोस्तों, ये रन के द्वारा युवा मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, युवा संकल्प के साथ जुड़ेंगे। युवा 11 साल में मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करा है उसको याद करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए दोस्तों तंदुरुस्त समाज हो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया का संदेश भी जाएगा, डी एडिक्शन का संदेश भी जाएगा, स्वदेशी का संदेश भी जाएगा। और दोस्तों, जब युवा ठानता है, युवा निकल पड़ता है, युवा संकल्प ले लेता है, तब सिद्धि आसान हो जाती है। ये आसान सिद्धि को अचीव करने के लिए एक रन का आयोजन करा गया है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया कि इस दौड़ के एम्बेसडर मॉडल मिलिंद सोमन रहेंगे। उन्होंने पिछले 10 साल में नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की भी जानकारी दी। सितंबर 17 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75th बर्थडे है। And perhaps there is no bigger icon for fitness, good health, and an inspiration to the youth of the country than our Prime Minister. The Bharatiya Janata Yuva Morcha is organizing Namo Yuva Runs at 75 locations in the country
with participation of 10,000 to 15,000 youths in every location, totally 1 million youths. उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। 2 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 4 सत्र होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% मतदान के लिए सांसदों को सही प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण सत्र में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स में अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि जो मतदान है वो अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा और मतगणना भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार में कराए जा रहे एसआईआर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बयानबाजी पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद ही चलता है। राहुल और उनके साथी बिहार में एसआईआर को लेकर नकारात्मकता का माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता ने देखा है कि राहुल गांधी ने बिहार में घुसपैठियों को बचाओ यात्रा निकाली और अब कांग्रेस और उनके नेताओं का सच जनता के सामने आ चुका है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। संबित पात्रा ने गलत बयानबाजी के लिए राहुल गांधी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और उनके नेताओं को भी घेरा है। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी और टीएमसी को बिहार और बिहार के लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जोधपुर में चल रही अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन है। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक के दौरान संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम, पंच परिवर्तन सहित शिक्षा नीति तथा जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पंजाब में बढ़ रहे मतांतरण पर चिंता व्यक्त की गई, साथ ही बंगाल में घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई। सुनील आंबेकर ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को रोकना बेहद जरूरी है। इसी के साथ बैठक में पूर्वोत्तर में कम हो रहे अलगाववाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में,
और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा है कि 12 साल पहले हमारे देश की हालत ऐसी थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल को भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की नाकामियों और अंदरूनी उलझनों को उजागर करने वाली बातें पोस्ट करनी पड़ती थी। उन्होंने आगे लिखा कि जरा सोचिए, अगर पीएमओ को ही ऐसे संदेश देने पड़ते थे तो उस समय जमीनी हकीकत क्या रही होगी। तब और अब में यही फर्क है। आपको बता दें कि 12 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ट्वीट में लिखा था कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में उन्हें खुशी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत निर्देशिका जारी की है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली है। दरअसल सरकार महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए देने जा रही है। इसके लिए आज ऑनलाइन पोर्टल और 250 प्रचार गाड़ियों को रवाना किया गया। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज आवेदन लेने के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया गया। साथ ही 250 प्रचार वाहन को रवाना किया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न जिलों में जाकर महिलाओं को ये वाहन जागरूक करेंगे। जिन योजनाओं के आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और इस अवसर पर दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। राज्य के उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जिनके पास अभी तक रोजगार नहीं है। जो परिवार जीविका से जुड़े हुए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा और जो जीविका से नहीं जुड़ पाए अभी तक उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस दिशा में आज से कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और 10-10 हज़ार रुपया इसी महीने में सभी के खाते में रोजगार की पहल करने के लिए, शुरुआत करने के लिए भेजा जा रहा है। और एक फॉर्मेट भी आज जारी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दस्तावेज जारी किया है। उस दस्तावेज को भर के अगर इस काम को आगे किया जाएगा तो उसके हिसाब से उनके खाते में अतिरिक्त 2-2 लाख रुपया और दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी जनसंख्या में हमारे भाई बहन प्रभावित हुए हैं, बड़ी जनसंख्या में, और कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं पूरे गांव के गांव भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हमने एक बड़ी योजना तैयार की है। इस बार बाढ़ से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में हम पंजाब के साथ हैं। पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम दोनों राज्यों की हर संभव सहायता कर सकें। इसके लिए हमने पंजाब के लिए 15 और हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी दे करके रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुंचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। हर रोज हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड जिला है, लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गुजरात में साबरमती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ का असर खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेड़ा तक दिख रहा है, जहां नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। साबरमती का पानी कई गांवों और खेतों में घुस गया है। वहीं खेड़ ब्रह्मा के रतनपुर गांव के पास साबरमती नदी में एक ही परिवार के 12 लोग फंस गए हैं। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर बताया कि जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की वजह से बाधित NH 244 को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। दरअसल भूस्खलन के बाद मलबा हाईवे पर जमा हो गया था, जिसे अब साफ कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 डोडा किश्तवाड़ चतरू सिंथन टॉप के रास्ते से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर और मलबा हटाकर सड़क को हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टोरंटो में विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का उद्घाटन सत्र आयोजित किया। यह कार्यक्रम 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया। रचनात्मक प्रतिभाएं, उद्योग जगत के अग्रणी लोग और नीति निर्माता भारत और विश्व के बीच सहयोग, सह निर्माण और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय नागभूषण ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली है और इसमें भारतीय फिल्म और मनोरंजन जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें 77 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। It was the first time such an event or a summit with more than 77 countries participation happened in this sector, media and entertainment sector, as per vision of our Honorable PM Saab. And he was very, very clear and very positive that our media and entertainment industry should reach the entire world. That is his vision. We just reached the 3rd largest economy in the world, and our GDP growth rate is somewhere around 6.8 to 7%, and more than that, inside the economy, the media and entertainment sector is growing to an astonishing figure of 15 to 20% growth rate is there. कार्यक्रम में आए टोरंटो में भारत के कार्यवाहक महावाणिज्य दूत कपिध्वज प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह के इवेंट से फिल्म और मनोरंजन जगत के कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए लोगों को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। To be extending the borders beyond acting and directing of films to the business of films, which basically means production, technology, outsourcing, content creation, gaming. We are always present here to guide you, to provide you all the facilitation that you might need for your collaboration with
Indian industries. वहीं जानी मानी भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा कपूर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से भारतीय फिल्म और मनोरंजन जगत के कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। Festivals like Toronto have been instrumental in amplifying these voices, creating space for Indian stories to resonate globally and opening doors for new collaborations. I would also like to state that I've had more than 17 films premiere here in Toronto over the last decade and a half, and it's been a privilege coming here year on year and celebrating Indian cinema at TIFF. Waves and the Waves Bazaar are so timely and significant. They are not just showcasing, but also meeting grounds where filmmakers, studios, creators, and across the world can explore collaborations with India's dynamic and diverse content industry. कार्यक्रम में एजलेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कार्यकारी निदेशक जूडी ग्लैडस्टोन ने कहा कि टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे कार्यक्रम से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और फिल्म जगत के लोगों के वैश्विक स्तर पर काम करने के अवसर खुलेंगे। I've been fortunate to have participated many times in different events in India, from Ficky Frames to NFDC sponsored events. And I'm well aware of the extraordinary talent in India, being a Canadian and living here in Toronto. I'm also very well aware of the talent that we have here. And my hope is that over the next few years, there's going to be a bridge built, a really strong one, and that we're going to see collaborations, co-productions, you know, people going back and forth. And now that we have full diplomatic relations restored between the countries. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न व्यवसाय के लिए नवचयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को नौकरी मिली है, जिनमें 14 लाख नौजवान वो हैं जिन्होंने कौशल विकास मिशन के नाम से प्रशिक्षण लिया है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे ही लेकर जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को ये लोग लेकर गए थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग, जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा। इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो गया है, लिहाजा देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब मंदिर अगली सुबह 8 सितंबर को ही खुलेंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, लिहाजा ये खगोलीय घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए खास है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। स्थानीय मीडिया ने आज ये जानकारी दी। ये फैसला उन्होंने उस समय लिया जब उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य ऊपरी सदन के चुनाव में बुरी हार के बाद नया नेतृत्व चुनने की मांग कर रहे हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने
कहा कि इशिबा ने पार्टी में विभाजन से बचने के लिए यह फैसला लिया। वहीं असाही शिंबून अखबार ने बताया कि उन पर इस्तीफे की बढ़ती मांगों का दबाव झेल नहीं सके। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने कोरिया के ग्वांगझू में खेले जा रहे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में रविवार को कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में फ्रांस को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे की भारतीय टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने 2 अंक की बढ़त हासिल करते हुए फ्रांस को 235-233 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इससे पहले ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव की भारतीय मिश्रित जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज की टेनिस प्रतिद्वंद्विता लगातार मजबूत हो रही है। यूएस ओपन फाइनल में एक बार फिर सिनर और अल्कराज आमने सामने होंगे। ये दोनों खिलाड़ी लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने होंगे। ओपन एरा में पहली बार कोई 2 खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने जा रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। और चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं इस खबर के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूएस ओपन के पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से होगा। कार्लोस अल्कराज ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6, 6-2 से मात दी। अल्कराज ने लगातार 2 साल फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। इस साल वे विंबलडन में भी उपविजेता रहे। अब अल्कराज बिना कोई सेट गंवाए यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में 25वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ओजे एलियासीमे को मात दी। सिनर ने 4 सेट तक चले मुकाबले को 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में सिनर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और चोट से परेशान दिखे। तीसरे सेट से पहले सिनर ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया था। टॉप फॉर्म में ना होने के बावजूद भी वे मैच को जीतने में कामयाब रहे। 24 वर्षीय सिनर ने इस साल ग्रैंड स्लैम्स में 27 में से 26 मैच जीते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब जीता, वहीं फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे। सिनर ओपन एरा में सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जो एक सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये उपलब्धि रॉड लेवर, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने हासिल की है। ग्रैंड स्लैम्स में हार्ड कोर्ट पर लगातार 27 जीत के मामले में सिनर ने जोकोविच की बराबरी कर ली है। उनसे आगे 36 जीत के साथ सिर्फ रॉजर फेडरर हैं। ओपन एरा में ये पहला मौका है जब 2 खिलाड़ी एक ही सीजन में 3 ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल में आमने सामने हैं। जून में हुए फ्रेंच ओपन फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जीत दर्ज की थी। वहीं विंबलडन फाइनल में यानिक सिनर ने बाजी मारी थी। रविवार के फाइनल में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर होगी। सिनर 65 हफ्ते से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो सिनर अल्कराज से पीछे हैं। दोनों के बीच हुए कुल 14 मैच में से 9 मैच अल्कराज ने जीते हैं, वहीं सिनर ने 5 में बाजी मारी है। दोनों के बीच हुए पिछले 4 में से 3 मैच अल्कराज ने ही जीते हैं। यूएस ओपन का परिणाम आते ही सिनर और अल्कराज आपस में मिलाकर पिछले 8 और पिछले 13 में से 10 ग्रैंड स्लैम जीत चुके होंगे, जो टेनिस की दुनिया में सिनकराज के दबदबे को दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।